डिटर्मिनेंट्स और हेसेन डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत ऑब्टेनिंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन टू आर मोर वेरिएबल्स। यानी कोई ऐसा फंक्शन है, सपोज दैट z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल, ये कोई एक फलन है, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो दो वेरिएबल्स हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी तक हमने क्या किया था कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, हम मिनिमम हमने देखा था, उसके अंतर्गत क्या करते थे, फर्स्ट कंडीशन लगाते थे एंड फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत पहला डेरिवेटिव करते थे और डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू जीरो लिखते थे। एंड सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता था, हमारा डिटरमाइन करता था कि कंडीशन जो है वो मैक्सिमा की है या मिनिमा की है। तो सेम यही फार्मूला यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा और इसके अंतर्गत भी हम लोग यही कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे, बट इसके अंतर्गत हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। तो यानी आपका जो ये फलन है, ये प्रथम बार, पहली बार पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। दोबारा हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और दोनों के इक्वल हमको जीरो लिखना पड़ेगा। यानी हम फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत क्या करेंगे कि इसका प्रथम अवकलन करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे और उसके इक्वल टू जीरो लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम दूसरा डेरिवेशन पार्शियल करेंगे और उसके इक्वल टू जीरो लिखेंगे और वहां से हम दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो आपका हेसेन डिटर्मिनेंट्स है, हेसेन डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत वही कंडीशन इंप्लीमेंट होती है जो कंडीशन अभी तक हमने देखा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि ये टू वेरिएबल मेरे पास एक फलन है और टू वेरिएबल फलन आपका है x एंड y। दिस इज द टू वेरिएबल फंक्शन है। अब इस टू वेरिएबल फंक्शन में जब हम इसका टोटल डेरिवेशन करते हैं, याद रखना पार्शियल डेरिवेशन के अंतर्गत हम एक पार्ट का करते हैं, लेकिन टोटल डेरिवेशन के अंतर्गत आपको मैंने सिखाया होगा कि इसके दोनों कंपोनेंट को, क्योंकि हियर इज द टू कंपोनेंट इन द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट का एक साथ पार्शियल डेरिवेशन होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेशन। तो आपका टोटल डिफरेंशियल कहलाएगा। तो टोटल डिफरेंशियल हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो आपका fx हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब आपके पास क्या होता है, जब हम y के रेस्पेक्ट में इसको करते हैं तो आपका fy हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पहली कंडीशन याद है हेसेन डिटर्मिनेंट्स की, कि जो भी आपका फंक्शन है, अगर ये फंक्शन तीन में ऐसा होता, सपोज दैट आपका क्या कहते हैं p इक्वल टू फंक्शन ऑफ हो जाता x y एंड z हो जाता, तो इसका मतलब होता कि जो हमारा टोटल डेरिवेशन होता कैपिटल D p इक्वल टू पार्शियल डेरिवेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ a इंटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ y इंटू dy, ये आपका y के रिस्पेक्ट में, एंड पार्शियल डेरिवेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ z और आपका dz हो जाता। तो ये आपका टोटल डेरिवेशन हो जाता, और ये टोटल डेरिवेशन होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ता, यहां पर दो कंपोनेंट है, तो पहला डेरिवेशन जब आपने x के रेस्पेक्ट में किया इक्वल टू आपको जीरो रखना होता, दूसरा डेरिवेशन आपने y के रेस्पेक्ट में किया पार्शियल डेरिवेशन, तो इसके इक्वल टू जीरो रखना पड़ता। तो हियर इज द टू कंपोनेंट, इसलिए दो आपके पास पार्शियल डेरिवेशन फंक्शंस बनते और उनके इक्वल टू जीरो रखते। बट यहां पर देखिए आपके पास द फंक्शन है द थ्री कंपोनेंट, थ्री वेरिएबल्स, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाता, आपका पहले हो जाता है fx इक्वल टू जीरो, फिर दूसरा हो जाता है fy इक्वल टू जीरो, और यहां पर हो जाता है fz इक्वल टू जीरो हो जाता। तो यहां पर थ्री आपके पास पार्शियल डेरिवेशन कंपोनेंट बन जाते और उनकी इक्वल टू जीरो हम लोग रख देते। ओके, अब देखो यहां पर जब हम जी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहां पर हमको वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। निश्चित रूप से आपकी x की वैल्यू, यहां पर निश्चित रूप से y की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, और यहां पर थ्री कंपोनेंट है तो यहां पर x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी और z की वैल्यू निकलेगी। तो यहीं पर हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे,
इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, टोटल डेरिवेशन, तो सेकेंड ऑर्डर टोटल डेरिवेशन करेंगे तो कैपिटल डी स्क्वायर जेड आपका क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन कहलाएगा। और अगर इसका मान 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड डेरिवेशन अगर पार्शियल डेरिवेशन हम करते हैं, टोटल डेरिवेशन करते हैं और उसकी वैल्यू जो है 0 से ज्यादा, यानी दैट हैव द पॉजिटिव असाइंड वैल्यू, तो हमारा ये मिनिमा को असाइन करेगा कि जो हमारी वैल्यूज है ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करती हैं। बट वहीं पर अगर टोटल डेरिवेशन आपका 0 से कम आ जाता है तो ये आपको मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, यह फार्मूला आपको नहीं भूलना है। यही चीज आपका हेसेन डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। अब हम कैसे, देखो अब आपको देखो थ्योरी देखने में तो बड़ी इजी लग रही होगी कि सर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू, बिकॉज ऑफ आपका जो फलन है उसको हमको पार्शियल डेरिवेशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, जितने कंपोनेंट दिया है उसके रेस्पेक्ट में हमको कर लेना है। वो हमें टोटल डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की। बट सेकेंड डेरिवेशन जब करेंगे तो देखिएगा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के आधार पर यहां पर सॉर्ट आउट करने जाएंगे। ठीक है, तो बहुत केयरफुली चीजों को देखिएगा। कॉन्सेप्ट हमने इस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फिर से कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई z फंक्शन गिवन है, z फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन आपका है आपका x1, x2 आपका कॉमा डॉट 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 x वेरिएबल, xn वेरिएबल, यानी आपके 2 से अधिक वेरिएबल वाला कोई फंक्शन है, तो इस फलन को क्या करना है, सबसे पहले टोटल डेरिवेशन करना। टोटल क्या कहते हैं, डेरिवेशंस करेंगे, टोटल आपका डिफरेंशिएशंस करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे। और टोटल डिफरेंशियल का मतलब होता है कि एवरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन होगा। और उसके बाद तो जो आपके पास पहली कंडीशन है इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत आपका जो होगा वो पहला डेरिवेशन हो जाएगा इसका, यानी एवरी कंपोनेंट के साथ, और f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3, जितने आपके पास कंपोनेंट हैं, सच एज आपके पास n कंपोनेंट हैं तो n कंपोनेंट के इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या क्या करते हैं कि अगर, अब देखिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन यहीं पर लग जाएगी। सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी कि सेकंड ऑर्डर जब हम इसका निकालते हैं तो सेकंड ऑर्डर का मान, देखिए सेकंड ऑर्डर का मान अगर 0 से कम आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। और इसमें हेंसन डिटर्मिनेंट्स आपको h1 का मान निकालना होगा, हेंसन डिटर्मिनेंट्स अब हेसन डिटर्मिनेंट्स h2 का मान निकालना होगा, एंड हेसन डिटर्मिनेंट्स h3 का मान निकालना होगा। और h1 का मान अगर 0 से कम है तथा h2 का मान 0 से ज्यादा है तो ये मिनिमा की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, मैं h1, h2, h3 निकालना आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, बस जस्ट इसके बाद। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है कि आपका कैपिटल डी स्क्वायर जेड इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो ये कंडीशन जो आपके पास हो जाएगी ये आपकी मिनिमा की कंडीशन को फुलफिल करेगी। और यहां पर आपके पास h1 का मान इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आपका ये मॉडिफाई h1 होगा, मॉडिफाई दोनों साथ लगता, h2 का मान भी 0 ग्रेटर देन 0 होगा एंड h3 का मान भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन आपकी सेकंड ऑर्डर में फुलफिल करेगी, तब हम कहेंगे कि ये मिनिमा की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपके साथ क्या हुआ, मैंने फार्मूला डिस्कस किया अभी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका कहलाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका आना जरूरी है कि फर्स्ट ऑर्डर आपका डेरिवेशन होना है, टोटल डिफरेंशियल होना निकालना है, एंड सेकंड ऑर्डर में हेंसन कंडीशन को भी आपको
टेस्ट करने होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक लाइव एग्जांपल लेकर के आपके साथ चलता हूं और उस एग्जांपल में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। केयरफुली इसको देखिएगा। मैं आपके साथ एक लाइव एग्जांपल लेके चलता हूं, धीरे चलूंगा। सपोज दैट एक फंक्शन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है x1 x2 x3। फलन क्या है? फलन है आपका x1 स्क्वायर माइनस 3x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3 का स्क्वायर। तो ये एक मेरे पास फलन है, ठीक है, ये फलन है। अब कह रहे हैं कि इस फलन की मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन को आप बताइए कि कहां किस वैल्यूज पर यह फलन मैक्सिमा हो रहा है या फलन मिनिमा हो रहा है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इस फलन को हमको 3 कंडीशन में पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा और तीनों कंडीशन को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? टोटल डिफरेंशियल निकल करके आ जाएगा। तो हमारे पास 3 जब आपके पास कंपोनेंट हैं x1 x2 x3, तो सबसे पहले मुझे पार्शियल डेरिवेशन इसको करना पड़ेगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ किसके? x1 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर मुझे पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा x2 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? x3 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और इनके इक्वल टू 0 रखना होगा और फिर मुझे इनका मान कैलकुलेट करना होगा। तो पहली कंडीशन होगी, तो आप लिखोगे यहां पर कि फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और इसके अंतर्गत फॉर मैक्स एंड मिनी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसका पहले प्रथम अवकलन करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं x1 के, x2 के, x3 के संदर्भ में। तो पहला पार्शियल डेरिवेशन मैंने x1 के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है। तो जब मैं x1 के रेस्पेक्ट में करता हूं तो अब क्या होगा? देखो, x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 पहले आएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2x1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो x1 के रेस्पेक्ट में मैं करूंगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगी? -3x2 बचेगी, तो -3x2 बचेगी। अब देखिए x1 कहीं नहीं है पूरे फलन में, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे? एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो मैंने जब इसका पार्शियल डेरिवेशन x1 के रेस्पेक्ट में किया तो ये हुआ, और पहली कंडीशन क्या कहती है कि इसके इक्वल टू आप 0 रखोगे, ठीक है। तो आपका हेसेन डिटर्मिनेंट्स कहता है कि पहला पार्शियल डेरिवेशन करिए इक्वल टू 0 रखिए, दूसरा पार्शियल डेरिवेशन करिए इक्वल टू 0 रखिए, तीसरा पार्शियल डेरिवेशन करिए इक्वल टू 0 रखिए। तो चलिए अब मैं दूसरा पार्शियल डेरिवेशन करता हूं, और दूसरा पार्शियल डेरिवेशन में x2 के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, आपका ये कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। यहां पे x2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -3x बचेगा, -3x1 बचेगा। अब हमारे पास क्या हो जाता है? यहां पर x2 के रेस्पेक्ट में करता हूं तो +6x2 हो जाएगा, +6x2 हो जाएगा, और यहां पर जब x2 के रेस्पेक्ट में मैं करता हूं तो 4x3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? +4x3 हो जाएगा। तो ये x2 के रेस्पेक्ट में जब मैंने पार्शियल डेरिवेशन किया तो ये वैल्यू निकली इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तीसरी कर 3 वेरिएबल है, 3 बार पार्शियल डेरिवेशन होना है। अब हमारे पास क्या होगा? अगला है आपके पास x3 के रेस्पेक्ट में हमको करना है। तो x3 के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो देखो यहां पर ये 0 हो जाएगी वैल्यू, x1 की वैल्यू 0। अब यहां पर 3 नहीं है तो ये भी 0 पूरी वैल्यू, तो यानी ये वैल्यू 0, आपके पास ये वैल्यू 0, आपके पास ये वैल्यू 0, कि बिकॉज x3 कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस फील्ड। ओके, यहां पर देखिए x3 वेरिएबल आपका अवेलेबल है, तो यहां पर क्या बचेगा? 4x2 बचेगा, तो आपके पास 4x2 बचेगा,
ठीक है। और यहां पर आपके पास 3 है तो 12 6 दूनी 12 x3 हो जाएगा प्लस 12 x3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियल डेरिवेशन करके दिखाया। और अगर आप चाहो कि टोटल डेरिवेशन का मान निकालना चाहते हो तो f1 fx1 इंटू डी आपका क्या हो जाएगा dx प्लस एफ एक्स टू इंटू आपका डी एक्स टू प्लस आपका एफ एक्स थ्री आपका इंटू डी एक्स थ्री। अब यहां पर इसकी वैल्यू ये रख दो पूरा, यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, ये आपका टोटल डेरिवेशन भी निकल करके आ जाएगा। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि इसको टोटल डिफरेंशियल फॉर्म पे रखना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर फलन का मान रख दोगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 3 समीकरण बन जाते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण बन जाते हैं और इन 3 समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जैसे x1 यहां पर है तो इस फलन का क्या करना पड़ेगा, x1 में इसको कन्वर्ट कर लो, फिर या x2 में कन्वर्ट कर लो, x2 का जो पार्ट आएगा इसमें तीसरे से या इसमें काट तो आपने सीखा ही होगा कि कैसे आपका क्या कहते हैं युगपत समीकरण को क्या कहते हैं सॉल्व किया जाता है। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 3 से आपस में कंपेयर करके क्या हो जाता है कि प्लस माइनस करके आप काट करके x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो जब इनको सॉल्व किया गया, देखो अब इतना मैं ये कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ता हूं, ये मान के चलता हूं कि आपको युगपत समीकरण सॉल्व करना आता होगा। तो युगपत समीकरण अब आप सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू जो आई फाइनल होकर के वो 0 आई, x2 की वैल्यू जब फाइनल होकर के आई वो भी 0 आई, और x3 की वैल्यू जो फाइनल होकर के आई वो भी 0 आई। इनको सॉल्व करने के बाद युगपत समीकरण वाले फार्मूले लगाएंगे आपको। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे, जैसे ये 4 है ये 3 है तो इस पे 4 का गुणा कर देंगे, इस पे 3 का तो 12 हो जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा तो 2x1 ये हो जाएगा, फिर एक समीकरण और बनेगा। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे, ये युगपत वाला काम है। तो ये पहले आपको 6 या 8 में सिखाया गया होगा। तो उसके आधार पर आप x1 x2 और x3 का मान निकाल लोगे। तो ये आपको क्या करना है, प्रथम और फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत ये कंप्लीशन करना होगा कि पार्शियल डेरिवेशन करना है। पार्शियल डेरिवेशन करने के बाद जो इक्वेशन बनेंगे उनके इक्वल टू 0 रखना है, और इक्वल टू 0 रखने के बाद उसमें जितने वेरिएबल्स हैं, हियर इज द 3 वेरिएबल्स, तो तीनों का मान कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तीनों का मान कैलकुलेट करना होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अब आपको ये मुझे स्लाइड चाहिए आगे भी, थोड़ी सी कॉपी नहीं होगी ना ये चीजें। चलो नोट डाउन करते हैं फिर से, क्योंकि ये मुझे स्लाइड चाहिए है आगे, या इसी में एक पार्ट बनाऊं मैं। बनाते हैं आगे, चलो। f(x1) इक्वल टू, छोटा छोटा मैं लिखता हूं, 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। fx2 इक्वल टू आपका माइनस 3x1 प्लस 6x2 प्लस 4x2 सॉरी 4x3 इक्वल टू 0। एंड आपका fx3 था आपका 4x2 प्लस 12x3 इक्वल टू 0। ये 3 समीकरण थे। अब कहते हैं हेसेन जो आपके पास कंडीशन है, हेसेन कंडीशन आप देखिए क्या होती है। हेसेन कंडीशन ने कहा था कि H इक्वल टू जब आपका द्विघात आपका या सेकंड ऑर्डर जो आपका डेरिवेशन होगा तो कैसे होगा, तो मैट्रिक्स से समझिए। f(x1) आपको निकालना है, पहले क्या निकालना है, f(x1) फिर आपका f(x1) x2, यानी इसी को, इस पहले वाले इक्वेशन को
पहले x1 के रेस्पेक्ट में आप सेकेंड ऑर्डर करोगे, पहले तो कर दिया, फिर आप उसी को x1 के रेस्पेक्ट में क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे, तो ये आपका x1 निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार अब आपका क्या कहते हैं, उसी इक्वेशन को आप क्या किस में करोगे, अब जब इसको x2 के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल करके आएगी। और तीसरी है आपकी x1 x3, फिर आपका हो जाएगा x2 x1, फिर आपका हो जाएगा x2 x2, फिर आपका हो जाएगा x2 x3, फिर आपका हो जाएगा x3 x1, फिर आपका हो जाएगा x3 x2, और फिर आपका हो जाएगा x3 x3। तो ये आपका हेसेन डिटरमिनेंट्स फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाएगा? हेसेन डिटरमिनेंट्स फार्मूला सेकेंड ऑर्डर का कहलाता है। तो ये देखिए आपका 3 वेरिएबल है, तो आपके पास आपका 3/3 का आपका जो होता है मैट्रिक्स बनती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए x1 के साथ ये पूरे हैं, x1 x2 x3, फिर यहाँ पे x2 के साथ सारे कंपोनेंट हैं, यहाँ पर x3 के साथ हैं। तो चलिए हेसेंट जो आपका डिटरमिनेंट्स काम करेगा, तो इसमें सारी वैल्यूज को हमको निकालना होगा। चलो निकालते हैं। आप लोग देखिएगा केयरफुली, कहीं अगर समस्या हो तो आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब मुझे ये बता रहा है कि x1 इक्वेशन में x1 के रेस्पेक्ट में करिए, x1 इक्वेशन में x1 के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर करिए। चलिए x1 लिखा है, x1 के रेस्पेक्ट में दोबारा करना है, तो ये कंपोनेंट आपका 3x2 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? ओनली 2 बचेगा। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा? ओनली 2 रखूंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है, अब मैं पहले ही इक्वेशन में x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन सेकंड ऑर्डर करूंगा। तो इस पहले ही इक्वेशन में आपका x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करता हूं, तो ये 0 हो जाएगा कंपोनेंट आपका, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और -3 ओनली बचेगा। तो -3 मैंने लिख दिया। फिर मैंने पहले समीकरण को 3 के रेस्पेक्ट में किया, 3 तो है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका f(x1) x1 का वैल्यू 2 है, x1 x2 की वैल्यू -3 है, और x1 x3 की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे समीकरण पे आते हैं। पहले x1 के रेस्पेक्ट में चलते हैं, तो x1 के रेस्पेक्ट में -3 मुझे मिलेगा, फिर x2 के रेस्पेक्ट में 6 मिलेगा मुझे, और x3 के रेस्पेक्ट में 4 मिलेगा। तो ये आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आई -3, इसकी वैल्यू निकल के आई 6, और इसकी वैल्यू निकल करके आई 4। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट है 3 इक्वेशन में x3 पर आते हैं। x1 के रेस्पेक्ट में, x1 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, x2 है तो आपका 4 हो जाएगा, x3 है तो आपका 12 हो जाएगा। इस तरह करके हमारा ये एक मैट्रिक्स बन जाती है, और ये आपका हेसेन डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। हेसेन डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स आपकी इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं क्या करना है। अब मैंने आपको बताया होगा कि मॉडिफाई h1 का मान निकालिए, फिर मॉडिफाई h2 का मान निकालिए, फिर मॉडिफाई h3 का मान निकालिए। ये 3 मान आपको क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? h1 h2 h3, ये 3 आपको निकालना चाहिए। अब कैसे निकलेगा? तो देखो पहला जो मान होता, बहुत केयरफुली यहां पे फिर से देखना, h1 जो होता है फर्स्ट आपका रो एंड फर्स्ट कॉलम होता है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो आपका कहता है हेसेन डिटरमिनेंट्स का होता है, वो आपका h1 होता है। ठीक है, तो h1 का मान क्या होगा? 2 होगा। तो h1 का मान 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी h1 मॉडिफाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंडीशन मैंने पढ़ाई होगी आपकी, आपको ये देखो, ये कंडीशन लग रही ना, h1 इज ग्रेटर देन 0 आपको प्राप्त हो रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट है h2 का, देखते हैं मान क्या है। h2 जो होता है वो क्या होता है, मैं कलर चेंज करता हूं, आपको थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करूं एंड कलर आपका कर दूं, यहां पर ब्लू कर देता हूं। जो आपका h2 होगा वो ये पूरा पार्ट होता है, इसे हम लोग
इस कंपोनेंट को H2 कहते हैं। क्या कहेंगे? H2। ये हरदम याद रखना, हर जगह पे ये आपका इंप्लीमेंट होगा, इस हर जगह पे इसको इसी तरह जाना जाएगा। तो H2, तो H2 का मान लिखूंगा मैं मैट्रिक्स 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 3 एंड 6। कोई सॉल्व करके बता दे आंसर क्या होगा इसका? एनी स्टूडेंट बताओ, इसका मान क्या होगा H2 का? 3 होगा सर। 3 होगा। 3। ओके, तो ये 3 हो गया। दैट इज ऑल्सो H2 इज ग्रेटर देन 0। यही हम कहेंगे ना, H2 इज ग्रेटर देन 0। अब तीसरा आपका है H3 क्या होगा? तो H3 जो होगा, ये ओवरऑल मैट्रिक्स आपकी जो होगी वो आपकी है H3। ठीक है, तो इस ओवरऑल को आपको मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत होगा। तो ये पूरे 3 इंटू 3 का कॉलम जो है, ये पूरे को आपको उठाना पड़ेगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, मान लो ब्लैक से कर देता हूं, आपका हाईलाइटर लगाता हूं। ये पूरा कंपोनेंट जो होगा, ये पूरा कंपोनेंट वो H3 कहलाता है। ये आपका H3 है। तो या तो मैं यहां लिख लूं, या तो यहां पे मैं दोबारा रिपीट करके लिख लेता हूं। ये इस तरह करके मैं दोबारा लिख लेता हूं, 2 माइनस 3 0 माइनस 3 6 4 0 4 12। ठीक है, अब बताओ आप इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लीज सॉल्व एंड टोल्ड मी द वैल्यू। सर 76। 76 कंफर्म? यस सर, यस सर। तो यानी 76 का मतलब होगा, ये 76 आपने बताया, यानी H3 मॉडिफाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह हुआ, मतलब कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है? हमारे पास मिनिमा की कंडीशन को ये फॉलो कर रही है। तो मिनिमा की कंडीशन को जब हम फॉलो कर रही है, तो हम लिखेंगे क्या, रिपोर्टिंग क्या करेंगे? रिपोर्टिंग ये करेंगे कि आपका जो ये फलन है x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0, इस वैल्यू पर जो आपका फलन है वो क्या कहते हैं? वो मिनिमा है। ये हमने कंडीशन लिखा, और इसमें लिखेंगे बिकॉज ऑफ H1 इज ग्रेटर देन 0, H2 इज ग्रेटर देन 0, मॉडिफाई H2 है, H1 भी मॉडिफाई है, एंड H3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इस तरह करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इस तरह करके आपको 2 वेरिएबल कंपोनेंट का एनालिसिस करना सीखना होगा। ठीक है, इस तरह करके। और मैं पूरी अब जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, हेंसन डिटर्मिनेंट्स के साथ ही काम करने जा रहा हूं। तो हेंसन डिटर्मिनेंट्स आपको बहुत केयरफुली आना चाहिए। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो मुझे अभी बता दीजिएगा कि सर यहां पे नई चीजें मुझे समझ में आई है। कहीं पर भी आप बोलिए कोई भी। तो ये मेरे पास क्या होता है, 3z²। ये एक फलन है, कह रहा है कि इसमें x, y तथा z की उन वैल्यूज को असाइन करिए जहां पर ये वैल्यू या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो। ओके, तो चलो हम पहली कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इसका पार्शियल डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ x, y एंड z। तो आपका fx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3x² हो जाएगा। x यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा। यहां पर x नहीं है तो बस इतना ही रहेगा। फर्स्ट आपका 0। सेकेंड आपका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सारे कंपोनेंट आपके 0 हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा क्या, 2, फिर आपका 2y, तो यहां पर इतना ही होगा। तो जब 2y हो जाएगा तो इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, आपके पास f(z) के साथ काम करता हूं, z के साथ काम करता हूं, तो यहां पे बचेगा 3x, यहां पर आपका हो जाएगा 6z इक्वल टू 0। तो ये देखिए 3 आपके पास समीकरण बनते हैं, फर्स्ट समीकरण, सेकेंड और थर्ड। अब जब इनका x एंड y का मान युगपत समीकरण के मेथड से निकालते हैं, तो x का मान जो निकल करके आया वो 0, y का मान जब निकल करके आया वो क्या होता है 1, एंड z का मान जो निकल करके आया वो 0 एंड 1/4। यहां पर भी एंड और करके, सॉरी और यहां पे भी और लगेगा।
आर 1/2, दो वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज निकल करके आई। अब हम यहाँ पर हेंसन डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे। तो हेंसन डिटर्मिनेंट्स जब हम लगाएंगे तो वही हेसेन फार्मूला हम लिखेंगे। हेसेन पर मॉडिफाई एस, फार्मूला क्या होता है आपको सभी को याद है, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स जेड, तीन वेरिएबल हैं तीनों कंपोनेंट के साथ। अगला है एफ वाई एक्स एफ वाई वाई और एफ वाई जेड। अगला है आपका एफ जेड एक्स एफ जेड वाई और एफ जेड आपका जेड। ये आपका हेसेन फार्मूला बन जाएगा इन तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो इसको बनाओ। तो आपका x x की जगह पर आ जाएगा क्या, पहले रो पे x की जगह -6 आ जाएगा, -6। कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, आपका माइनस कन्फर्म है, देखो हाँ -6 कितना आएगा बताओ सकता कोई, -6 आएगा? जी सर। नहीं सर, नहीं, बोलो क्या आएगा? -3 होगा। नहीं, मुझे -6 होगा। -6x होगा। जी सर। अब केयरफुली देखिए ना, -6x होगा, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू क्या होगी आप लोग बताओ, दूसरे की, इसकी वैल्यू बताओ। सर 0 होगी। 0 होगी सर। हाँ चलो इसकी 0, ठीक है। और तीसरे की ये वैल्यू 3। 3। हाँ देखिए जेड के रेस्पेक्ट में किए। अब इस रो पे आ जाओ, अब किस पे करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स है नहीं तो 0, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो -2, -2, और जेड के रेस्पेक्ट में है नहीं तो 0। तीसरा वैल्यू, तीसरी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3, फिर 0, फिर -6। ये आपका हेसेन डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स रेडी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, h1 का मान निकालते हैं। चलो h1 का मान कितना होगा बताओ, अब आप लोग बताओ फटाफट बताओ, h1 का मान, मॉडिफाई h1 का मान -12 -6 12 होगा सर। -6x। 6x होगा, ये 12 कहाँ से आ गया आपका? जी सर 1/6 होगा, -6। हाँ -6x होगा ना सर यस सर। हाँ चलो आगे बताओ, h2 का 6x। नहीं, आपका कितना 6x होगा? 0 होगा। 0 होगा। 0 होगा सर। 0 होगा सर। सर 12x होगा। 12x होगा सर। कंफर्म है बताओ, यही चीज तो मुझे आपको कंफर्म। 12x होगा। 12x। 12x होगा। इसको सॉल्व करो, देखो ये आपका इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पार्ट को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आपके 12x। 12x मान लो, 12x। ठीक है। और h3 का मान, पूरे के मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स का बताओ मान कितना होगा? -72x + 18 -72x + 18 + 18। अब देखो ये आपके पास हेसेन टेस्ट बन गया। अब इन वैल्यूज को आप रखोगे, तो जब पहली वैल्यू रखोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि पहली वैल्यू के लिए जो आपका हेसेन टेस्ट है वो क्या किस पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, ये पहली वैल्यू के लिए आपका 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। आपकी 0 के लिए आपका h1 का मान 0 हो जाएगा, और आपके पास दूसरी वैल्यू के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। तो अब आपका माइनस जब 3 हो जाएगा तो -3 का मतलब ये हो जाएगा कि आप कुछ यहां पर काम कर रहे हो शायद,
ठीक है, पहली वैल्यू 0 है तो 0 को यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू असाइंड नहीं की गई है, तो दूसरी वैल्यू से हम लोग क्या काम करेंगे, तो पहली वैल्यू को हम क्या करेंगे कि वो क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो हम इस वैल्यू के साथ प्ले करते हैं और इस वैल्यू के साथ जो आपके असाइंड टेस्ट है इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसकी वैल्यू 0 से कम है पहली। दूसरी वैल्यू में जब हम रखते हैं x का मान 1/2 यहां पर पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 आ जाता है, और जब हम इसकी तीसरी वैल्यू पुट करते हैं तो तीसरी वैल्यू के साथ आपके पास -18 आ जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि x की या जो हमारे पास वैल्यूज है, क्योंकि आपके पास 1/2 वैल्यू काम कर रही है, आपकी 1 वैल्यू काम कर रही है, 0 वैल्यू भी नहीं काम कर रही है, 1/4 से पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपके पास यहां पर जो आपका फलन आ रहा है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसके आधार पर हम लोग इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये मिनिमा को असाइंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको एग्जाम में निकालना होगा। जैसे ये पहला आपका टेस्ट 0 मैंने रखा, ये 0 हो गया। अब 0 की मेरे पास कंडीशन नहीं है, देखो यहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो ग्रेटर देन होगा, या तो सॉरी लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू 1 h1 इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन हम लोग नहीं होते, वो आएगी। ऐसा नहीं कि आपका को सर नहीं आएगी, नहीं आएगी, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि इफ हेसन टेस्ट h1 इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्वेक्सिटी दोनों एक पॉइंट पर आता है, वो आगे हम लोग चल करके उस बात को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन आती है तो अभी हम केवल क्या हो जाता है, इफ h1 का मान लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 तो उसके साथ काम करेंगे, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होकर के रिजल्ट निकाल देगी। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, आपके पास है 3x² प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। इसमें आपको बताना है x और y के लिए कि कौन सी कंडीशन मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये आपको बताना है। दूसरा फार्मूला आपके पास है xy 2x² प्लस 9x³ प्लस 9 माइनस 6x माइनस 6y माइनस 2xy, ये आपका फार्मूला। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो इनकी वैल्यू को बताना और मैक्सिमम और मिनिमा निकाल करके आपको असाइन करना है। और एक और आप ले लीजिए फंक्शन, और ये आपका है फंक्शन ऑफ x y एंड z, और ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस xy प्लस 4y² प्लस xz प्लस z² प्लस 2। तो ये 3 आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हो तो समझ जाना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपने 80% चीजें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। 80% मैथमेटिक्स मान लो आपका 3rd ईयर का आने लगा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी इसमें होनी चाहिए। शायद नोट डाउन हो गया होगा सभी का क्वेश्चन, तो